प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। ये जो बीपीएससी की ईवीएस की क्लास है आपकी हर फ्राइडे को 1 बजे होने वाली है। तो नोट डाउन कर लेंगे कि हर फ्राइडे को आपको ईवीएस की क्लास से जुड़ना और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसका आंसर आपको करके बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए कौन सा सतत पर्यावरण के 3R सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे। 3R सिद्धांत का हिस्सा नहीं है तो घटाना 3R कौन कौन से होते हैं? एक तो रिड्यूस होता है, एक रीयूज होता है और रिप्लेस नहीं होता है। रिप्लेस नहीं होता है, रिप्लेस की जगह क्या आना चाहिए? रिप्लेस की जगह क्या आना चाहिए? जल्दी से आंसर करेंगे। हमारे पर्यावरण में 3R का मतलब, हमारे पर्यावरण में 3R का मतलब होता है, पहला R आपका होता है रिड्यूस। पहला R होता है रिड्यूस, यानी कि आपको कम कम चीजों का इस्तेमाल करना है। जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना कचरा कम होगा, यानी कि रिड्यूस हो गया। रीयूज यानी कि वापस से इस्तेमाल कर लेना। आपने कोई चीज का इस्तेमाल किया है, अगर वो दूसरी जगह भी यूज होता है तो वहां पर भी यूज कर लेना, रीयूज। और तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, यानी कि पुनर्चक्रण करना। जो पुरानी चीजें हैं उससे कोई नई चीज, उपयोग वाली चीज, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने कपड़े बच जाते हैं तो हम उससे पायदान बना लेते हैं। अगर पुराना टायर हमारे पास रहता है तो उससे झूला बना लेते हैं, गांव में ज्यादातर ऐसा किया जाता है। तो वो होता है रिसाइकल के अंदर। तो तीसरे आर में रिप्लेस नहीं आता है, क्या आएगा? रिसाइकल आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है कि पर्यावरण विज्ञान में 3R सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए 3R का उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर करना है। सेशन को लाइक ज्यादा से ज्यादा करते जाना है। ये क्लास आपकी हर फ्राइडे को 1 बजे होगी। ठीक है, 3R सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि हम जितना कचरे को कम करेंगे, जितना कचरे को कम करेंगे और जितने संसाधन का संरक्षण करते जाएंगे उतना पर्यावरण अच्छा रहेगा। इसीलिए 3R सिद्धांत आया है कि हमें क्या करना है? अपशिष्ट का कम यूज करना है, संसाधन का संरक्षण करना है। वो 3R के अंदर आते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता पहली बार अपशिष्ट न्यूनतमकरण और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन पर वैश्विक ध्यान लाया? चलिए जल्दी से आंसर करना है। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जो कचरे को कम करने पर ध्यान देता था? चलिए फास्ट फास्ट आंसर करना है। क्योटो प्रोटोकॉल आएगा क्या? क्योटो प्रोटोकॉल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल तो ग्रीन हाउस गैस के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल तो ग्रीन हाउस गैस के लिए था, तो ये वाला तो नहीं आएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन कचरे के लिए नहीं था। तो कचरे को कम करना और कचरे प्रबंधन पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ये कौन ध्यान देता है? बेसल कन्वेंशन। आप लोग कमेंट में बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है कि बेसल कन्वेंशन कौन से साल में आया है। चलिए जल्दी से बताएंगे, बेसल कॉन्वेंशन कौन से साल में आया था? जल्दी से आंसर करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। चलिए बेसल कॉन्वेंशन कौन से साल में आया था? देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तुक्का भी मार सकते हैं आप लोग, तुक्का मार सकते हैं। कोई कॉन्वेंशन का साल अगर याद होगा, उससे मिलता जुलता आप आंसर कर सकते हैं। 19, साधना जी ने 1987 किया है, थोड़ा सा पास में किया है। 1989, 1989 में बेसल कॉन्वेंशन आया था। 1987 नहीं रे भाई, 1989। ठीक है, चलिए आगे। आपको क्या करना है? यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मैचिंग करना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। कम करने का मतलब क्या होता है? कम करने का मतलब क्या होता है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करना है। कम करने का मतलब क्या होगा? चलिए फास्ट फास्ट आंसर करना है। 1989,
जी 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 बेटा, 1989 में बेसल कन्वेंशन आया था। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कम करना, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल करने का मतलब क्या होता है? चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे। फास्ट फास्ट आंसर करना है। कम करने का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ अगर आप कैरी बैग लेकर जाएंगे, अगर थैला लेकर जाएंगे तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ प्लास्टिक के बजाय कपड़े का थैला लेकर जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रीयूज का मतलब क्या होगा, रीयूज का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई पुरानी बोतल है उसका इस्तेमाल आप वापस से कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। कोई बोतल आपके पास है उसको फेंकिए मत, उसका इस्तेमाल आप वापस से कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले को हमने ए से जोड़ दिया। और रिसाइकल का मतलब क्या होता है, रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जा सकता है। अगर आपके पास प्लास्टिक बच जा रहा है तो कहीं कहीं पर प्लास्टिक का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए, चेयर के लिए, टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसाइकल का आपने किससे जोड़ दिया है, बी से जोड़ दिया। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इसका आंसर करना है आपको। जो कन्वेंशन दिए हुए हैं उनको उनके साल के हिसाब से जमाना है। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। जो आपको यहाँ पर एग्रीमेंट दिए हुए हैं, जो आपको कन्वेंशन दिए हुए हैं, उसको क्रोनिकल ऑर्डर में जमाना है। जल्दी से आंसर करके बताना है। अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जो 1997 में आया था। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था, जो कचरे प्रबंधन पर ध्यान देता था। और पेरिस एग्रीमेंट जो आया था 2015 में आया था, 2016 में लागू हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमें अपने वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, अगर क्रोनिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1989 वाला आएगा। सबसे पहले आएगा 1989 वाला, यानी कि बेसल कन्वेंशन सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, यानी कि 1 नंबर। और उसके बाद आपका आएगा पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि तीसरे नंबर वाला। आंसर क्या हो जाएगा भी, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आपको याद हो रही है चीजें, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसका आंसर करके बताएंगे। कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं होते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर बता देना है कि यहाँ पर अजैविक घटक आपको कौन सा दिख रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है। हमारे पर्यावरण में बायोटिक और एबायोटिक दोनों रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अजैविक कवक, कवक जो है वो जैविक के अंदर आता है, जीवाणु जैविक के अंदर आते हैं, लेकिन मिट्टी, मिट्टी जो है वो अजैविक के अंदर आती है, एबायोटिक के अंदर आती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब इसका आंसर आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करके बताएंगे। जल्दी आंसर करना है। किस पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक जैविक घटक पर हावी होता है? यह आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमने ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया है कि जैविक कौन सा होता है और अजैविक कौन सा होता है। वैसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया है कि अजैविक घटक जैविक घटक पर हावी होता है। अब हावी होने का मतलब क्या होता है कि अजैविक घटक ज्यादा होते हैं, अजैविक घटक ज्यादा होते हैं और जैविक घटक कम होते हैं। ठीक है, हावी कौन होता है, हावी कौन होता है, जो पावरफुल होता है वो हावी होता है, या जो ज्यादा रहते हैं वो हावी होते हैं। तो जिसमें अजैविक घटक ज्यादा हो और जैविक घटक कम हो, वो कौन सा रहेगा, आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर अजैविक घटक ज्यादा है, लेकिन वहां पर जैविक घटक कम होते हैं। जो जीवित चीजें, पौधे कम होते हैं, जानवर कम होते हैं, इंसान कम होते हैं। तो रेगिस्तान में अजैविक घटक ज्यादा होता है, लेकिन जैविक घटक कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते आपको बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था। पारिस्थितिक तंत्र नहीं पूछा है, पारिस्थितिक तंत्र नहीं पूछा है, इकोसिस्टम नहीं पूछा है। चलिए जल्दी से बताओ, अगर हमें इकोसिस्टम पूछता, अगर हमें इकोसिस्टम पूछता, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमें एजी टांसले ने बताया है, एजी टांसले ने बताया है। लेकिन इकोलॉजी के बारे में हमें किसने बताया है, जल्दी से बताएंगे, अर्नेस्ट हैकल ने बताया है। यह है अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल, ई हैकल या अर्नेस्ट हैकल ने बताया है। कब बताया है, कौन से साल में बताया है, किसी को पता है? चलिए जो आंसर करेगा उसका नाम लूंगी। जल्दी से बताओ, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने कौन से साल में बताया है? जल्दी से आंसर करेंगे, कौन से साल में बताया है, किसको पता है? चलिए जल्दी फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी के बारे में 1866 के पास 1869 के बीच में बताया है। 1866 से लेकर 1869 के बीच में बताया है। 19 में कहा चले गए, 1900 में कहा चले गए, 1800 के पास बताया है। 1866 से लेकर 1869 के बीच में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी के बारे में बताया है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हर फ्राइडे को 1 बजे आपकी ये ईवीएस की क्लास रहेगी। हर फ्राइडे का आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, आपको ये वाली क्लास से जुड़ना ही जुड़ना है, ताकि आपका ईवीएस भी साथ साथ प्रिपेयर होते रहे। और 4 बजे केवीएस की क्लास होती है ईवीएस की, सारे बच्चे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। डेली 4 बजे केवीएस की ईवीएस की क्लास होती है। आज नहीं होगी क्योंकि आज ये वाली क्लास हो गई है, तो आप वो वाली क्लास से भी जुड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। भारत में वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? चलिए, फ्राइडे के दिन दानिश सर की क्लास नहीं होती है बेटा। विश्व प्रताप जी, फ्राइडे के दिन सर की क्लास नहीं रहेगी, फ्राइडे के दिन मेरी क्लास रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अब वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के महीने में मनाया जाता है, ताकि लोगों को वनों के बारे में, यानी कि एक एक पेड़ लगाने के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? चलिए, वन महोत्सव वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है, लेकिन वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना और इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करें। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा क्लास को कर देंगे। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। थोड़ा सा देखकर आपको पिक्चर में, मैंने जानबूझकर पिक्चर डाली है ताकि आप लोग थोड़ा सा देखकर आपको हिंट मिल जाए। के.एम. मुंशी ने करी थी 1950 में। कब करी थी? 1950 में। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है कि के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत करी थी 1950 में। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये नारा किसने दिया है? चलिए फास्ट फास्ट आंसर करना है जल्दी। ये जो नारा है कि पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र अगर अच्छा रहेगा, हमारा पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी। तो ये नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर करेंगे। ये नारा किसने दिया है? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। ये नारा किसने दिया है? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। ये है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यह है सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जिन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी समय जब चिपको आंदोलन चल रहा था, जब चिपको आंदोलन चल रहा था, उसी समय सुंदरलाल बहुगुणा ने ये नारा दिया था कि पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग बताएंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा ने जो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, वो कहां पर की थी? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करना है।
चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य में हुई थी? जल्दी से लिखेंगे, जल्दी कमेंट में लिखना है। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां पर की गई है? उत्तराखंड में की गई है। और उसी समय ये नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सारी बातें याद रखना है, सारी बातें हम रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना है। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस पर्यावरणविद को भारत में पर्यावरण संरक्षण में पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया था? चलिए, पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। सब भूल रही हूं मैम, कोई बात नहीं, हर फ्राइडे को आपको क्लास से जुड़ना है और डेली ईवीएस करना चाहते हैं तो आप 4 बजे केवीएस की क्लास से जुड़िए। वो केवीएस के जो क्वेश्चन है आपको बीपीएससी में भी मदद करेंगे। ठीक है, आपको बताना है किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए? सुंदरलाल बहुगुणा को। कौन से साल में मिला था? कौन से साल में पद्म विभूषण मिला था? 2009 में। कौन से साल में मिला था? 2009 में। जल्दी से कमेंट में ये भी बातें आप लिख लेंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ों के लिए बहुत अच्छा काम किया, वनों के लिए बहुत अच्छा काम किया था और उस चीज के लिए उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। मेधा पाटकर नहीं है। जो बच्चे मेधा पाटकर कर रहे हैं, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, कौन एक परपोषी का उदाहरण है? चलिए फास्ट आंसर करना है। कौन यहाँ पर आपको हिट्रोट्रॉप दिख रहा है? फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करें। 1000 बच्चे हमारे पूरे हो गए हैं। जल्दी जल्दी एक बार लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। कौन एक परपोषी का उदाहरण है? परपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते अपने खाने के लिए। तो घास, घास तो स्वपोषी के अंदर आता है, वो अपना खाना स्वयं बना सकता है। ठीक है, उसके बाद शैवाल। शैवाल जो है, एल्गी जो है, वो भी अपना खाना स्वयं बना सकता है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन कवक, कवक जो रहता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, वो मृत या सड़ी हुई चीजों पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है। तो फंगी जो है, कवक जो है, वो परपोषी के अंदर आता है, हिट्रोट्रॉप के अंदर आता है। आप मुझे बताइए उसके पोषण को क्या कहते हैं? कवक के पोषण को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। कवक जो पोषण करता है, या मशरूम जो पोषण करता है, उस पोषण को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉपिक कहा जाता है, यानी कि मृत जीवी कहा जाता है। मृत जीवी पोषण क्या करते हैं? मृत जीवी पोषण करते हैं, वो परपोषी के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर आपको करना है, इसका आंसर आपको कर देना है फास्ट। चलिए, कौन अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और इसीलिए परपोषी के अंदर आता है? फास्ट आंसर करेंगे। कौन अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और वो परपोषी के अंदर आता है? तो हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो तो स्वपोषी के अंदर आते हैं। नीली और हरी शैवाल, एल्गी जो रहता है वो स्वपोषी के अंदर आता है। लेकिन मशरूम जो रहता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो मृत और सड़ी हुई चीजों से अपना पोषण लेता है। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आता है? सेप्रोट्रॉपिक के अंदर आता है। जो अभी हमने फंगस वाला पढ़ा, जो अभी हमने कवक वाला पढ़ा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना है। कौन परपोषी पोषण का उदाहरण नहीं है? अब नहीं पूछा है, चलिए जल्दी आंसर करना है। कौन सा यहाँ पर परपोषी का प्रकार नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो सेप्रोट्रॉपिक जो रहते हैं वो सड़ी हुई और मरी हुई चीजों से खाना लेते हैं, तो ये तो परपोषी के अंदर आएंगे। परजीवी यानी कि जैसे कसकटा, अमरबेल। कसकटा जो रहती है, जो हमारे सिर में जुए होती है, वो पैरासिटिक के अंदर आती है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है, दूसरों पर डिपेंड रहती है, तो ये भी परपोषी के अंदर आता है। सहजीवी
सहजीवी भी परपोषी के अंदर आएगा, क्योंकि सहजीवी में दो लोग रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो सहजीवी भी परपोषी के अंदर आता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो परपोषी के अंदर नहीं आता है, वो स्वपोषी के अंदर आता है। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको करना है, आपको बताना है कि जो सबसे चौड़ा स्तर रहता है, इनमें सबसे चौड़ा जो है वहां पर कौन रहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। आपको बताना है कि एक पिरामिड में सबसे जो चौड़ा स्तर रहता है वो किसका रहता है? सबसे चौड़ा ये वाला है, सबसे चौड़ा आपको ये वाला दिख रहा है, सबसे चौड़ा ये है, सबसे चौड़ा। सबसे चौड़ा कौन है? कौन रहता है उसमें? प्रोड्यूसर रहते हैं। सबसे चौड़े वाले स्तर में कौन रहता है? उत्पादक रहते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम, अगर सबसे कम पूछता, अगर सबसे कम पूछता तब हम क्या करते थे? तृतीय उपभोक्ता करते थे। अगर सबसे कम पूछता था तो हम तृतीय उपभोक्ता करते थे, टर्शियरी कंज्यूमर करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है किसके हटाने से पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। अगर हम किसे हटा देंगे, किस चीज को अगर हटा देंगे तो हमारी खाद्य श्रृंखला पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जैसे अगर हमारे घर से हमारी मम्मी कहीं चली जाती है या वाइफ कहीं चली जाती है तो पूरा घर इधर उधर पूरा फैला पड़ा होता है, कोई खाना बनाने वाला नहीं होता है, ऐसा होता है। तो यानी कि जो उत्पादक रहते हैं, जो प्रोड्यूसर रहते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो खाद्य श्रृंखला बराबर से नहीं चल पाएगी, क्योंकि खाना कोई बनाएगा ही नहीं। अगर उत्पादक खाना नहीं बनाएगा तो शाकाहारी को नहीं मिलेगा, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी को नहीं मिलेगा, तो ऐसे आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को हटाने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, फास्ट फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। कौन सा जीव सौर ऊर्जा को लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है? तो सौर ऊर्जा को कौन लेता है? क्लोरोफिल लेता है। सौर ऊर्जा को कौन लेता है? क्लोरोफिल लेता है। कितना लेता है? 1% लेता है, और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ये काम कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स करते हैं, उत्पादक करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब उत्पादक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को पिरामिड वाले क्वेश्चन में डाउट होता है। कितने बच्चे आज पिरामिड वाले क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं? चलिए एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में हाथ उठाकर बता देंगे, क्या आप पिरामिड वाले क्वेश्चन आज पढ़ना चाहते हैं? कि बायोमास का पिरामिड क्या होता है, नंबर का पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? जल्दी से एक बार बता दो। ठीक है, आज हम इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जल्दी से लाइक और शेयर भी आप कर देना। ठीक है, चलिए सारे बच्चे पढ़ने वाले, सारे बच्चों को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक में डाउट रहता है और पिरामिड के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं आपको तीनों पिरामिड के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें पूछा है कौन सा पिरामिड पारितंत्र पर निर्भर करते हुए सीधा या उल्टा हो सकता है? सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। चलिए बताइए जल्दी से, पहले इसका आंसर कर दीजिए, फिर मैं आपको सारे पिरामिड्स के बारे में आज समझाने वाली हूँ कि कौन सा पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, तो कौन सा पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है? तो बायोमास का पिरामिड, जैव मंडल का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, ये दोनों पिरामिड जो रहते हैं सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं, सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं। लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड रहता है हमेशा सीधा होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिरामिड वाला टॉपिक।
पिरामिड वाला टॉपिक एकदम अच्छे से समझना। अगर आपको कोई डाउट आ जाए, कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में पूछना। हमें जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ना है, हमें ये जरूरी नहीं है कि आज बहुत सारा पढ़ लेना है, लेकिन कम पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो रेडी है सभी बच्चे? जो भी डाउट रहेगा तो पूछना। कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं? 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास, ऊर्जा का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले सबसे इजी वाले को मैं समझा देती हूँ। सबसे इजी वाले को पहले समझा देती हूँ, ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। एनर्जी का जो पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जाती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जाती है और 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। तो ऊपर जाते जाते तो ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऊपर जाते जाते तो ऊर्जा यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो वापिस नहीं आ सकती ऊर्जा, कभी भी वापिस नहीं आ सकती। इसीलिए ये वाला जो पिरामिड रहता है हमेशा सीधा रहता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये वाला समझ में आ गया? ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा ऊपर जाते जाते पूरी खत्म हो जाती है और वो कभी भी नीचे नहीं आ सकती, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। और ये जो 10% वाला नियम है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जाएगी और 90% ऊर्जा का लॉस होगा, ये हमें किसने बताया है? लिंडमैन ने बताया है। ये किसने बताया है हमें? लिंडमैन ने बताया है 1942 में। कब बताया है? 1942 में। इतना समझ में आ गया? ऊर्जा का पिरामिड सभी को क्लियर हो गया। अब आती है बारी हमारे बायोमास के पिरामिड की, लेकिन उसके पहले ऊर्जा के पिरामिड पर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ऊर्जा के पिरामिड पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बायोमास के पिरामिड में आते हैं। ठीक है, अभी नहीं भूलेंगे ये। जी चंचल जी, अगर जो डाउट रहे तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड तल पर डैश से शुरू होता है। जो पिरामिड है वो कहां से चालू होता है? जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने एनर्जी का पिरामिड पढ़ा है, ऊर्जा का पिरामिड पढ़ा है, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो पारिस्थितिक पिरामिड तल पर किससे चालू होता है? उत्पादक से चालू होता है, प्रोड्यूसर से चालू होता है। हमारा जो पिरामिड रहेगा वो कहां से चालू होता है? उत्पादक से, प्रोड्यूसर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घास स्थल पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? चलिए जल्दी से बताओ, फास्ट आंसर करिए। आपको बताना है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? कहीं पर भी पूछे, कहीं पर भी पूछे ऊर्जा का पिरामिड, कहीं पर भी पूछे ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कहीं पर भी पूछे, चाहे जल में पूछे, घास में पूछे, कहीं पर भी पूछे, ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है कि तीसरे स्तर पर कौन आएगा। चलिए, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना है तीसरे लेवल पर कौन आएगा। तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर, सबसे पहले है प्रोड्यूसर। ठीक है, मेंढक, मेंढक जो है, सॉरी मैंने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया। मेंढक कौन से स्तर पर आएंगे? मेंढक कौन से स्तर पर आएंगे आपको ये बताने को कह रहा है कि अगर हमारे पास पहले स्तर पर उत्पादक है, पहले स्तर पर उत्पादक है, ठीक है, अगर पहले स्तर पर हमारे पास घास है, पहले स्तर पर अगर हमारे पास घास है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। तो लेवल 2 पर, लेवल 2 पर आपका क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा। और टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। तो मेंढक कहां पर आएगा? तीसरे लेवल पर आएगा। और मेंढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा।
तो सांप जो आएगा चौथे लेवल पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये देखिए, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिरामिड वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। वो है ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। अब एनर्जी का पिरामिड कभी कोई डाउट नहीं आने वाला है। एक बार बता दो, क्या एनर्जी के पिरामिड में कोई डाउट रह गया है? अब मैं बढ़ती हूं बायोमास के पिरामिड में। चलिए एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि एनर्जी का पिरामिड अब कभी भी आ जाएगा तो हमारा रॉन्ग नहीं होगा। अब हम आने वाले अपने बायोमास के पिरामिड में। बायोमास, मास का मतलब क्या होता है? वजन। मास का मतलब क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, अब बायोमास का जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है उसमें आपको वजन देखना है। उसमें आपको क्या देखना है? वजन देखना है। आपको उसमें ऊर्जा नहीं देखना है, उसमें आपको नंबर नहीं देखना है। क्या क्या बोला मैंने? वापस से क्या क्या बोला मैंने? आपको कहा है कि भले हम कम पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो बायोमास के पिरामिड में आपको वजन देखना पड़ता है, आपको ऊर्जा को नहीं देखना है और आपको नंबर को नहीं देखना है। क्या क्या बोला मैंने? ऊर्जा को नहीं देखेंगे और नंबर को नहीं देखेंगे, केवल वजन को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास परजीवी खाद्य श्रृंखला है, अगर मेरे पास परजीवी खाद्य श्रृंखला है या जंगल की खाद्य श्रृंखला है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जंगल का। ठीक है, अगर मेरे पास परजीवी खाद्य श्रृंखला है या जंगल की खाद्य श्रृंखला है तो घास ज्यादा होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। सभी को पता है जंगल कितने घने होते हैं। अगर जंगल की बात करते हैं तो जंगल कितने घने होते हैं, घास बहुत सारी रहती है, पौधे बहुत सारे रहते हैं, पेड़ बड़े बड़े बहुत सारे रहते हैं। तो इनका वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। इनका वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर उनको कौन खाता है? हिरण खाते हैं, खरगोश खाते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। थोड़े कम होते हैं तो वजन भी क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। जैसे हिरण हो गए, खरगोश हो गया, गाय हो गई, ये थोड़े कम रहते हैं और उनका वजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उनको खाने वाले जैसे कि लोमड़ी बहुत कम दिखाई देती है, तो ये भी क्या होगा? इसका वजन और कम हो जाएगा। उसको खाने वाले शेर होगा, उसको खाने वाले बाघ होंगे, वो तो और कम रहते हैं, तो उनका वजन क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो बायोमास का जो पिरामिड है परजीवी के लिए, बायोमास का वजन वाला जो पिरामिड है परजीवी के लिए और जंगल के लिए कैसा रहता है? सीधा रहता है। कैसा रहता है? सीधा रहता है। यहां पर किसको डाउट है? एक बार जल्दी से बता दो। जंगल का पिरामिड या परजीवी का जो पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, उसमें क्या होता है? सीधा होता है। उसमें क्या होगा? बायोमास का पिरामिड, वजन का पिरामिड सीधा होगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तालाब की, या नदी की, ठीक है, जो भी जल वाली जगह है, तो जल के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, जल के अंदर, तालाब के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से हल्के होते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है कि पानी के अंदर जो पौधे रहते हैं उनका वजन कम होता है, वो फ्लोट करते हैं, वो क्या करते हैं? तैरते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन का वजन क्या होगा? कम होगा। फाइटोप्लैंक्टन का वजन क्या होगा? कम होगा। उनको खाने वाले जो रहते हैं, छोटे छोटे से कीड़े रहते हैं, थोड़ा सा वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर है छोटी छोटी मछलियां बहुत सारी रहेगी, उनका वजन क्या रहेगा? थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा। बड़ी मछलियां जैसे कि वेल हो गई, वेल का वजन तो कितना ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर वजन क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो वजन का पिरामिड है,
जो बायोमास का पिरामिड है जंगल के लिए सीधा बनता है और पानी के लिए उल्टा बनता है। क्या बोला मैंने? वजन का जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है, जंगल के लिए और परजीवी के लिए सीधा बनता है, और तालाब के लिए जो भी जल वाली जगह है, जो भी जल वाली जगह है, जितनी भी जल वाली जगह रहेगी सबके लिए कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो बायोमास का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बायोमास के पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे नंबर के पिरामिड के ऊपर। अगर मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक बार लाइक जरूर कर देना। किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है? चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। जी रागिनी कुमारी जी कह रही है क्लियर है मैम। कितने बच्चों का क्लियर हो गया है? एक बार जल्दी से हाथ उठाकर वो भी बता देंगे। चलिए, किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है? बायोमास का पिरामिड उल्टा कब होता है? पानी वाली जगह पर। बायोमास का पिरामिड उल्टा कब होता है? पानी वाली जगह पर। यहाँ पर पानी वाली जगह कौन सी है? समुद्र। पानी वाली जगह कौन सी है? समुद्र है। ठीक है, पानी वाली जगह कौन सी है? समुद्र है। तो समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए इसका भी आंसर करिए। इसका आंसर करिए, किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है? चलिए जल्दी से, बायोमास का पिरामिड कहां पर सीधा होगा? जल्दी से बताओ, फास्ट आंसर करो। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था, हमने वो टॉपिक आज क्लियर किया है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हर फ्राइडे को 1 बजे वाली क्लास से जुड़ना ना भूले। ठीक है, बायोमास का पिरामिड सीधा कहां पर होता है? वन वाले में, जंगल वाले में और परजीवी वाले में सीधा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर के पिरामिड में। नंबर का पिरामिड, इसमें आपको केवल संख्या देखना है, इसमें आपको वजन नहीं देखना है और एनर्जी नहीं देखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? नंबर के पिरामिड में आपको एनर्जी भी नहीं देखना है और वजन को नहीं देखना है, नंबर को देखना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर का पिरामिड अगर मैं बात करती हूँ तालाब में, अगर मैं बात करती हूँ पानी वाली जगह पर, अगर मैं पानी वाली जगह की बात करती हूं, तो नंबर का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। क्यों? क्यों सीधा होगा? क्योंकि जो जल में रहने वाले पौधे रहते हैं वो नंबर में ज्यादा रहते हैं, भले हल्के होते हैं, भले हल्के होते हैं, लेकिन नंबर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, नीचे पर बहुत सारी काई जमी हुई रहती है, नीचे पर बहुत सारी काई जमी हुई रहती है, तो नंबर में ज्यादा रहते हैं लेकिन वजन में कम रहते हैं। उसको खाने वाले छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं काई से तो कम रहेंगे, काई से तो कम रहेंगे, तो ये हो गया कम। छोटी मछलियां जो रहती है उससे कम रहेगी। बड़ी मछलियां वेल जो रहती है 1 या 2 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहती है, तो ये भी और कम रहेगा। तो नंबर का पिरामिड अगर तालाब के लिए कहते हैं या पानी वाली जगह के लिए कहते हैं तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, पूरा बायोमास का उल्टा है, पूरा बायोमास का उल्टा। अगर आपको एक समझ में आ गया तो उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, नंबर में ज्यादा और वेट में कम। जी क्रिस्टीनिया जी, जी बेटा समझ में आया? तो पानी की जगह पर नंबर का पिरामिड सीधा बनेगा। अगर मैं बात करती हूँ वन की, अगर मैं बात करती हूँ फॉरेस्ट की, ठीक है, तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में, वन का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें नंबर का पिरामिड हम बता ही नहीं सकते। इसमें नंबर का पिरामिड हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? ध्यान देना। मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ को खाने वाले जानवर बहुत सारे हैं, एक पेड़ को खाने वाले जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन उस जानवर को खाने वाले कम रहते हैं, उस जानवर को खाने वाले कम रहते हैं, और उसको खाने वाला और कम रहता है, उसको खाने वाला क्या रहता है? और कम रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्पिंडल शेप कहा जाता है। याद रखिएगा, नंबर का पिरामिड
नंबर का पिरामिड वन में हम बता ही नहीं सकते। वन में हम नंबर का पिरामिड बता ही नहीं सकते, क्योंकि कभी किसी की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी किसी की संख्या कम हो जाती है। तो हम नहीं बता सकते कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। उसे क्या कहा जाता है? स्पिंडल शेप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धुरी के आकार का कहा जाता है। स्पिंडल का मतलब होता है धुरी का आकार। समझ में आया? आगे आगे बढ़ते, अगर मैं बात करती हूँ परजीवी की, अगर मैं बात करती हूँ परजीवी खाद्य श्रृंखला की, तो मान लो एक पेड़ है, मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, चिड़िया को खाने वाले छोटे छोटे से जो पैरासाइट है, चिड़िया को खाने वाले छोटे छोटे से जो पैरासाइट है और ज्यादा है, उसको खाने वाले और ज्यादा है। तो ये क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। समझ में आया? तो क्या क्या पढ़ा कि नंबर का पिरामिड जो रहता है तालाब के लिए सीधा रहेगा, पानी वाली जगह के लिए सीधा रहता है। जंगल में हम उसे बता ही नहीं सकते, क्योंकि जंगल में कभी कोई ज्यादा हो जाता है, कभी कोई कम हो जाता है। तो जंगल में हम नंबर का पिरामिड नहीं बता सकते। और परजीवी में एक पेड़ रहता है, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, पक्षी को खाने वाले ज्यादा रहते हैं, उसको खाने वाले और ज्यादा रहते हैं, तो उल्टा बनता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आप जितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सारे करवाऊंगी। ठीक है, चलिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। वन पारिस्थितिक तंत्र में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड हम बता ही नहीं सकते। कभी कोई ज्यादा हो जाता है, कभी कोई कम हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? धुरी के आकार का कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे इसका आंसर करेंगे। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? जल्दी आंसर करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर करें। परजीवी, परजीवी यानी कि एक पेड़ है, यानी कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पक्षी को खाने वाले और ज्यादा है, उसको खाने वाले और ज्यादा है। तो कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो आंसर आपका आ जाएगा इन्वर्टेड। ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। आगे चलिए इसका आंसर करेंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? चलिए जल्दी फास्ट आंसर करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर हो रहे हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय यानी कि हम मान लेते हैं तालाब की बात कर रहा है, मान लेते हैं तालाब की बात कर रहा है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? कौन सा उल्टा होता है? बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। नंबर का पिरामिड तो ज्यादा होता है, मैंने आपको बताई काई ज्यादा होती है, काई ज्यादा होती है। अगर काई ज्यादा रहेगी तो नंबर का पिरामिड तो सीधा बनता है, नंबर का पिरामिड क्या होता है? सीधा बनता है। लेकिन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते। अगर आप इसी तरीके से, ये तो केवल डेमो है, ये तो केवल डेमो है। अगर आप ऐसे ही हार्ड टॉपिक, ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते, केवल ईवीएस नहीं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, आप अगर ये सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, 68% का ऑफर चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान 68। ठीक है, आपको स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहे हैं, 7611101101, 969788 और 444, उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे हार्ड टॉपिक की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें दिमाग लगा लिया तो पिरामिड वाले कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए जल्दी से आंसर करना है, क्लास खत्म नहीं हुई है।
छोड़कर नहीं जाना है क्लास को। जी जी बेटा, क्लास खत्म नहीं हुई है। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे फास्ट। आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि द्वितीय उपभोक्ता 120 ग्राम है, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम है और प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम है। तो आपको बताना है किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखो ग्राम लिखा है, सबसे पहले देखो ग्राम लिखा है। ग्राम का मतलब क्या होता है? वजन होता है। ग्राम का मतलब क्या होता है? मास होता है। जिसमें ग्राम लिखा रहता है हम क्या बोलते हैं कि मास के बारे में बोल रहा है, यानी कि एनर्जी का पिरामिड तो नहीं आ सकता, यानी कि एनर्जी वाला पिरामिड नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कितने हैं? 10 ग्राम है। प्रोड्यूसर जो है वो कितने हैं? 10 ग्राम है। तो ये वाला कम है, ये वाला कम है। प्रोड्यूसर सबसे पहले आते, उत्पादक सबसे पहले आते हैं, वो कम है। उसको कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। वो कितने हैं? 60 ग्राम है। 60 ग्राम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसको खाने वाले 120 ग्राम है, ये क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो जब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो क्या बनता है? उल्टा बनता है। जब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि हमें बायोमास का पिरामिड उल्टा मिलेगा। बायोमास का पिरामिड हमें क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया है? देखो, सबसे पहले आपको ग्राम के बारे में बोला, सबसे पहले आपको ग्राम के बारे में बोला है। ग्राम का मतलब बायोमास होता है, वजन होता है। ग्राम का मतलब बायोमास होता है, वजन होता है। तो हमने एनर्जी वाले पिरामिड को काट दिया। ठीक है, उत्पादक कम है, उत्पादक कम है, उसके बाद उसको खाने वाले ज्यादा है, उसको खाने वाले ज्यादा है, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर करिए, इसका आंसर करिए फास्ट। चलिए इसका आंसर कर दीजिए फास्ट, जल्दी से इसका आंसर करके बताना है। फास्ट आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। जी जी क्रिस्टियाना जी, जी बेटा जल्दी से आंसर करना है। अभी भी दिया है ग्राम, अभी भी दिया है ग्राम। क्या दिया है? ग्राम दिया है। जब ग्राम दिया रहता है इसका मतलब बायोमास के बारे में बात कर रहा है। हम नंबर का हटा देंगे और एनर्जी का हटा देंगे, नंबर का हटा देंगे और एनर्जी का हटा देंगे। सबसे पहले आपके कौन आएंगे? उत्पादक आएंगे, 500 ग्राम सबसे ज्यादा। उसके बाद आ रहा है 120 ग्राम, उसके बाद आ रहा है 20 ग्राम। तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बायोमास का पिरामिड कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, अपराइट बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए इसका आंसर करें, इसका आंसर कर दीजिए फास्ट। अब देखिए लिखा है जूल, क्या लिखा है? जूल लिखा है। जे का मतलब क्या होता है? जूल होता है, और जूल का मतलब होता है एनर्जी। जूल का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो हम ये दोनों ऑप्शन को काट देते हैं, ये दोनों ऑप्शन को काट देंगे। अभी हमें ऊर्जा के बारे में बताना है, अभी हमें ऊर्जा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आएंगे उत्पादक, सबसे पहले आएंगे उत्पादक, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, उसके बाद आएगा 1000, उसके बाद आएगा 100। तो ऊर्जा का पिरामिड तो वैसे भी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिड तो वैसे भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा सीधा ही होता है। ऊर्जा का पिरामिड ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, उल्टा तो होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, आगे इसका आंसर करना है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड की क्या हानियां होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड के क्या लिमिटेशन होते हैं? चलिए फास्ट फास्ट आंसर करना है। पारिस्थितिकी पिरामिड के क्या लिमिटेशन होते हैं? अब देखिए, पिरामिड में हम दो या दो से ज्यादा अधिक पोषण स्तर को एक साथ नहीं बता सकते। जैसे कि मैं मानव, जो मनुष्य रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं वो शाकाहारी भी रहते हैं और मांसाहारी भी रहते हैं। तो मनुष्य दोनों जगह पर आ सकता है,
मनुष्य जो है दोनों जगह पर आ सकता है, शाकाहारी के अंदर भी आ सकता है और मांसाहारी के अंदर भी आ सकता है। तो पिरामिड में हम वो नहीं बताते हैं, पिरामिड में हम वो नहीं बताते, तो ये भी उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। हम पिरामिड में मृत जीवी के बारे में नहीं बताते, हम फंगस के बारे में नहीं बताते हैं, मशरूम के बारे में नहीं बताते हैं, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। हम पारिस्थितिक पिरामिड में फूड वेब के बारे में नहीं बताते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड में फूड वेब के बारे में भी नहीं बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। तीनों इसकी लिमिटेशन है, तीनों इसकी लिमिटेशन है, तीनों इसकी हानियां है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पोषण स्तर को पाता है तो वो भी नहीं बताते हैं, हम फूड वेब के बारे में भी नहीं बताते हैं, हम सेप्रोट्रॉपिक के बारे में भी नहीं बताते हैं, तो तीनों इसकी हानियां हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आगे आपको बताना है कि पिरामिड के बारे में हमें किसने बताया है। चलिए जल्दी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करके आपको बता देना है। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जो अभी हमने पढ़ा कि बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, इसके बारे में हमें किसने बताया है? चार्ल्स एल्टन ने बताया है। किसने बताया है? चार्ल्स एल्टन ने बताया है 1927 में। कब बताया है? 1927 में बताया है। ओडम नहीं है, ओडम नहीं है, ओडम ने तो वाई शेप का मॉडल बताया था, ओडम ने तो वाई शेप का मॉडल बताया है, ओडम ने तो वाई शेप का मॉडल बताया है। चार्ल्स एल्टन ने हमें पिरामिड के बारे में बताया है 1927 में। ठीक है, चलिए आगे आगे इसका आंसर करना है। पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा सही है? चलिए 1400 बच्चे पूरे हो गए हैं, 1500 बच्चों का टारगेट था। जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, कम से कम जाते जाते 1500 बच्चे पूरे हो जाए। चलिए इसका आंसर करना है कि ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा सही है। हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो क्या एनर्जी बढ़ती है? नहीं, एनर्जी बढ़ती नहीं है, एनर्जी क्या होती है? घटती है। एनर्जी बढ़ती नहीं है, एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं रहती है, बल्कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जाती है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जाती है और 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। यह हमारे ऊर्जा प्रवाह के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है चाहे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना है। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, कभी उल्टा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र आ जाए। जल्दी से इसका आंसर करना है। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है? वो रहता है एनर्जी का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फास्ट इसका आंसर करके बता देंगे। अगर हमने अपघटक को हटा, अगर हमारे खाद्य श्रृंखला में केवल अपघटक है, केवल अपघटक है तो क्या होगा? चलिए जल्दी से बताना है। ना तो उत्पादक है, ना तो शाकाहारी है, ना तो मांसाहारी है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल हमारी खाद्य श्रृंखला में डीकंपोजर्स है, अपघटक है, यानी कि बैक्टीरिया और फंगी है। डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। अगर केवल वही रहेंगे तो क्या हमारा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ऊर्जा प्रवाह बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर खाना बनाने वाला कोई है ही नहीं, अगर उत्पादक है ही नहीं, तो कौन खाना बनाएगा? ऊर्जा कैसे ऊपर जाएगी? उसके बाद शाकाहारी नहीं है तो कौन उसको खाएगा? ऊर्जा नहीं जाएगी, तो ऊर्जा प्रवाह बंद हो जाएगा। अगर हमारे पारिस्थितिक तंत्र में केवल डिकम्पोजर्स रहेंगे तो ऊर्जा प्रवाह बंद हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, सोचना सोचना इसका आंसर, मैं इसका आंसर आपको अगले फ्राइडे को पूछने वाली हूँ। हर फ्राइडे को 1 बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। हर फ्राइडे 1 बजे आपको ये क्लास से जुड़ना है। ईवीएस हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और अगर आप डेली ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, डेली ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, आप 4 बजे आपकी डेली केवीएस ईवीएस की क्लास होती है। वो वाली क्लास आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप वो वाली क्लास से डेली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सोचना और कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।